मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे और जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आपसे लोगों से निवेदन करूँगा, सेशन को आप लोग लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो क्या हो जाएगा, पहले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई है? 1968 में, 1986 में, 1992 में या फिर 1996 में? पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोग फटाफट आंसर कीजिए। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1968 में, 1986 में, 1992 में या फिर 1996 में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी घोषणा की गई थी 1986 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1986 में। और फिर इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर इसमें 34 वर्षों बाद क्या किया जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें 34 वर्षों बाद एक बार फिर से संशोधन किया जाएगा। कितने वर्षों बाद? तो 34 वर्षों बाद अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो एक बार फिर से संशोधन किया जाएगा और 2020 में एक बार फिर से एक नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति जो है वो 1986 में आई थी और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो 34 वर्षों बाद संशोधन किया जाता है। 2020 में संशोधन किया जाएगा और एक बार फिर से इसको लागू किया जाएगा। और 2020 में जो ये शिक्षा नीति आ रही है, इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो उत्तराखंड है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो 2020 में जो शिक्षा नीति आ रही है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। नई शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में आई थी और इसी शिक्षा नीति में 34 वर्षों बाद एक बार फिर से संशोधन करके 2020 में इसे लागू किया गया और लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 1986 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन ये कहता है कि पंचायतों में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन सा संविधान संशोधन ये कहता है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित होनी चाहिए? तो देखो, अगर हम लोग पंचायतों में बात करेंगे तो पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान जो है वो आरक्षित है। और ये किस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया जाता है? क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, 73वें संशोधन के द्वारा। देखो, 73वें संशोधन के द्वारा ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, कौन से? इसी 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और पंचायतों का आपसे अगर भाग में पूछ ले कि किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है, तो भाग आप कहोगे 9 में। और अगर आपसे पूछ ले किस अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख है, तो अनुसूची क्या कहोगे? तो अनुसूची कहोगे 11। और अनुसूची जो 11 है ना, उसको इसी 73वें संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? ग्राम सेवक होता है, ग्राम मुखिया होता है, पंचायत समिति होता है या फिर सरपंच होता है? तो पंचायत स्तर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन होता है? ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? तो सी आंसर कर दिएगा, सरपंच होता है। ठीक है, कौन होता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर कर देंगे सरपंच होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर करिएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? ठीक है, तीसरे प्रश्न, सॉरी यहाँ पर सरपंच नहीं, यहाँ पर क्या करोगे भाई? सरपंच नहीं भाई, यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर मुखिया दिया है तो हम लोग मुखिया करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे। क्या आ जाएगा? ग्राम का मुखिया। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? पंचायत स्तर पर अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो पंचायत स्तर पर हम लोग बात करेंगे तो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? क्या आंसर कर देंगे? ग्राम मुखिया करता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। एक मकान, मान लीजिए ये मकान है, ठीक है, और इस मकान की छत से अगर हम लोग बात करेंगे तो एक पत्थर हम क्या कर रहे हैं? पत्थर को नीचे जमीन की तरफ गिरा रहे हैं। तो पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो पत्थर की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक कब होगी? उसे गिराने के तुरंत बाद, उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले या फिर भूमि पर पहुंचने के बाद? तो बताइएगा। तो इस पत्थर में अगर हम लोग बात करेंगे, जो पत्थर हम गिरा रहे हैं नीचे जमीन की तरफ, इसमें गतिज ऊर्जा सबसे अधिक कब होगी? क्या आंसर हो जाएगा? चौथे प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा? तो भूमि पर पहुंचने से एकदम ठीक पहले। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले इसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी? सबसे अधिक होगी। जितना नीचे आएगा उतना तेजी से आता जाएगा। ठीक है, क्या होगा? जितना तेजी से नीचे आ रहा है उतनी, जैसे जैसे नीचे आएगा क्या होगा? उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? उतना अधिक काम करना करेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? उस पर उतना अधिक काम करेगा। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? बताइएगा। तो 1959 तक अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है या फिर हैदराबाद। 1959 तक अगर हम लोग बात करेंगे तो 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? पांचवें प्रश्न का आंसर कर दिएगा। क्या आ जाएगा?
करेक्ट आंसर क्या कर दोगे, तो आंसर कर दोगे कराची। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी, कराची थी। अभी फिलहाल क्या है, इस्लामाबाद है। पाकिस्तान को याद रखेंगे नहरों का देश कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान की जो संसद है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है नेशनल असेंबली। ठीक है, क्या है, तो पाकिस्तान की संसद अगर हम लोग बात कर लेंगे तो संसद का नाम क्या है, तो आप आंसर कर दोगे नेशनल असेंबली जो है ये पाकिस्तान की संसद का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। काफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। छठवें प्रश्न का आंसर करेंगे। काफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये रिकॉर्ड में, वियनाड में, कुर्ग में या फिर कोयम्बटूर में। छठवें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या, काफ़ी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, ये कहाँ पर स्थित है, क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, ये रिकॉर्ड में। ठीक है, कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रिकॉर्ड में आपका काफ़ी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, अम्लीय वर्षा के कारण, विश्वव्यापी तापन के कारण, रेडियोधर्मिता के कारण या फिर जीवाणविक क्रिया के कारण। तो बताइएगा किस कारण से, अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टोन कैंसर किस कारण से होता है। सातवें प्रश्न का आंसर करिएगा, अम्लीय वर्षा के कारण, विश्वव्यापी तापन के कारण, रेडियोधर्मिता के कारण या फिर जीवाणविक क्रिया के कारण। क्या हो जाएगा, सातवें प्रश्न का आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, किसके कारण, अम्लीय वर्षा का। अच्छा, जरा मुझे कमेंट करके बताओ अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है और अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, जरा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 2001 में, 2005 में, 2004 में या फिर 2002 में। तो बताएंगे क्या आ जाएगा, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित हुआ है, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 2005 में। ठीक है, और सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत जब किसी व्यक्ति या संस्था से सूचना मांगी जाती है तो 30 दिनों के अंदर सूचना प्रदान करना, सूचना उपलब्ध करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है, कितने दिनों के भीतर, तो 30 दिनों के अंदर सूचना देना आवश्यक होता है, याद रखिएगा। बैटरियों में कौन सा एसिड होता है, बताइएगा। तो बैटरियों में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा एसिड होता है, बताइएगा। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या फिर एसिटिक एसिड होता है। बैटरियों में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा एसिड होता है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 9वें प्रश्न का आंसर करेंगे, बैटरियों में कौन सा एसिड होता है, क्या आंसर करेगा 9वें प्रश्न का आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है, फूल गोभी आप सभी ने देखा होगा, खाया भी होगा, तो बताइएगा। तो फूल गोभी की अगर हम लोग बात करेंगे तो फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग होता है वो क्या होता है, भूमिगत डंठल होता है, ताजा पुष्प समूह होता है, जड़ होता है या फिर पत्ते होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो फूल गोभी के पौधे का उपयोगी जो भाग होता है वो क्या होता है, वो होता है ताजा पुष्प समूह। ऑप्शन संख्या क्या करेगा, तो सी आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कनिष्क कब राज्य सिंहासन पर बैठा था, तो बताइएगा। कनिष्क के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि ये राजा कब बना था, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कनिष्क राजा कब बन रहा है, क्या आंसर करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, 78 ईस्वी में कनिष्क राजा बन रहा है। और 78 ईस्वी में ही अगर हम लोग बात करेंगे तो इसने क्या किया, तो इसने शक संवत भी शुरू कराया था। ठीक है, कनिष्क ने क्या किया था, शक संवत शुरू कराया था, कब, 78 ईस्वी में। और शक संवत को भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया, कब, 1957 में। ठीक है, शक संवत को किसने, तो कनिष्क ने शुरू करवाया 78 ईस्वी में। और इस शक संवत को भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 1957 में स्वीकार किया। ठीक है, याद रखेंगे। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर, तो कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जिसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और उपाध्यक्षता कौन किए थे, उपाध्यक्षता किए थे अश्वघोष ने। ठीक है, तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत योगी कहाँ पर, कुंडलवन कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे हैं और उपाध्यक्षता अश्वघोष कर रहे हैं। और इसी चौथी बौद्ध संगीत में जो बौद्ध धर्म है 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अकबर के समय में मुगल सूबों की संख्या 15 थी। ठीक है, औरंगजेब के समय में इसकी संख्या की थी। अगर हम लोग बात करेंगे तो अकबर के समय में जो मुगल सूबा हुआ करता था या फिर जिसे प्रांत कहते थे, उनकी संख्या 15 थी। औरंगजेब के समय में मुगल सूबों या फिर कहेंगे प्रांतों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई थी, चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा 21। ठीक है, और अगर हम लोग अकबर की बात करेंगे तो अकबर के समय में मुगल सूबों प्रांतों की संख्या बढ़कर के हो गई थी 15,
लेकिन औरंगजेब के समय में इनकी संख्या बढ़कर के हो गई 21। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था, बताइएगा। तो जिसने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया, ठीक है, अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन है? अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां या फिर मोहम्मद शाह रंगीला? क्या आंसर करेंगे? तो अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह जो है वो है मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। कौन है? तो मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे, ठीक है। अच्छा जरा मुझे बताइएगा, जो जजिया कर इसको औरंगजेब ने कब लगवाया था, ठीक है। अगर हम लोग जजिया कर की बात करेंगे तो इसको औरंगजेब ने फिर से कब लागू करवाया था, जल्दी से बताएंगे। जजिया कर जो है तो इसको औरंगजेब ने फिर से कब लगवाया था, जल्दी से बताएगा। कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करता है? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 14वें प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन है जो राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करता है? राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विरोधी पक्ष के नेता है या फिर स्पीकर है? चलिए जल्दी से बताएंगे, तो कौन है जो राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करता है? क्या आ जाएगा? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, मुख्यमंत्री हो जाएगा, ठीक है। कौन काम करेगा? तो मुख्यमंत्री हो जाएगा, ठीक है। मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? चलिए इस 15वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो मछली का जो एयर ब्लैडर होता है वो किस रूप में काम करता है? सहायक श्वसन अंग के रूप में, द्रव स्थैतिक अंग के रूप में, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग के रूप में या फिर मुख्य श्वसन अंग के रूप में? मछली का जो एयर ब्लैडर होता है, वायु आशय होता है, ये किस रूप में काम करता है? क्या आंसर कर देगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग के रूप में। ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे श्री अरविंद घोष जो है, तो अरविंदो घोष के बारे में बात हो रही है। श्री अरविंद घोष जो है ये किस मामले में गिरफ्तार किए गए थे? अलीपुर बम मामला, कोल्हापुर बम मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला या फिर काकोरी मामला? तो अरविंदो घोष की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस मामले में गिरफ्तार किए गए थे? क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अलीपुर बम मामला। इसी मामले में ये गिरफ्तार होते हैं, हालांकि फिर किसी तरीके से बच जाते हैं, और जब ये बच जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये संन्यास ले लेंगे कि भैया अब ये सब काम नहीं करना। अंग्रेज पकड़ लेते हैं तो बहुत मारते हैं, ठीक है। अंग्रेज पकड़ लेते हैं तो क्या करते हैं? बहुत मारते हैं। तो इसी अलीपुर बम मामले में ये पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर किसी तरीके से बचते हैं, और जब एक बार बचते हैं तो फिर क्या करेंगे? फिर संन्यास ले लेंगे और सीधे पांडिचेरी भाग जाएंगे। भैया हमारा कोई मतलब नहीं, ठीक है, हमें इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हमको पांडिचेरी जाने दो, तो भाग जाएंगे पांडिचेरी। किसने अकबर को जिल्ले इलाही, खुदा की परछाई एवं फर ए इज़्दी, खुदा से निकलने वाली रोशनी का? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो किसने अकबर को जिल्ले इलाही, खुदा की परछाई एवं फर ए इज़्दी, खुदा से निकलने वाली रोशनी का? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? अबुल फजल, फैजी, बदायूनी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो इतना ज़्यादा अतिशयोक्ति अलंकार ना खाली दरबारी इतिहासकार ही कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको क्या होगा? क्योंकि उनको पता है कि जितना ज़्यादा वो बादशाह की, सुल्तान की खिदमत करेंगे उतना सुल्तान और बादशाह क्या होंगे? उनके ऊपर खुश होंगे और क्या करेंगे? और इनामों की बारिश करेंगे। तो इसलिए क्या करते थे? इसलिए बढ़ा चढ़ा के ये लोग वर्णन क्या करते थे कि अरे एकदम तो आपके अंदर से तो खुदा की परछाई निकल रही है, ठीक है, एकदम खुदा से निकलने वाली रोशनी है, ठीक है, आप हैं तो फिर सूर्य की ज़रूरतें नहीं है ना, दिन रात उजाला रहेगा। तो इतना कौन करेगा? तो दरबारी कौन है? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अबुल फजल हो जाएगी। इनकी बुक का नाम आपको पता है? इनकी बुक का नाम क्या है? तो इनकी बुक का नाम है अकबरनामा, ठीक है। क्या नाम है? तो इनकी बुक का नाम है अकबरनामा, और इसी अकबरनामा बुक का ही एक हिस्सा है कौन सा? तो आइन ए अकबरी। आइन का मतलब क्या होता है? आइन का मतलब होता है कानून, और ए अकबरी मतलब अकबर का कानून। जैसे आपने पंडिताइन सुना होगा, मतलब पंडित जी का कानून पंडिताइन, ठीक है। ठाकुर जी का कानून ठाकुराइन, दुबे जी का कानून दुबाइन, ठीक है, शर्मा जी का कानून शर्माइन। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें आइन, आइन का मतलब तो क्या होता है? कानून होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग बात करें आइन ए अकबरी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो अकबरनामा का ही एक हिस्सा है आइन ए अकबरी, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? अकबर का कानून। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी सार्वजनिक उपक्रम को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया? बताइएगा क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा, ONGC हो जाएगा, भेल हो जाएगा या फिर कोल इंडिया हो जाएगा? 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका भेल हो जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, भेल हो जाएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? बताइएगा क्या जाएगा? तो अगर हम लोग सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो इन्होंने 1939 में, ठीक है, कब? तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन से फिर त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन में ये अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे, लेकिन फिर क्या होता है? फिर बाद में इन्होंने
अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। और जब ये त्यागपत्र दे देते हैं तो त्यागपत्र दे करके ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं। और उसके बाद 1939 में इन्होंने कौन सी पार्टी की संस्थापना की थी? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, तो ये बात किस मुगल बादशाह ने कही थी? बताइएगा क्या हो जाएगा? जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, क्या हो जाएगा? तो अकबर है, शाहजहां है, जहांगीर है या फिर औरंगजेब है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, ये बात किसने कही थी? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर का समय आपको पता है चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है। मुगल चित्रकला का अगर हम लोग बात करें तो चित्रकला का स्वर्ण युग किसका? जहांगीर का समय माना जाता है। और शाहजहां की बात करेंगे तो शाहजहां का जो समय है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। शाहजहां का समय स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है और जहांगीर का समय चित्रकला का, ठीक है। तो जहांगीर कहता है कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हो रही? बताइएगा। WTO की हम लोग बात करेंगे तो WTO, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? तो WTO का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर? तो जिनेवा में देखने को मिल जाएगा WTO का, ठीक है। हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर? तो आपको जिनेवा में देखने को मिल जाएगा। और इसकी स्थापना कब हो रही है? तो आंसर कर देंगे 1995 में हो रही है। और भारत इसका सदस्य कब बना? विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भारत कब बना? तो याद रखिएगा भारत 1995 में ही इसका सदस्य बन गया था, ठीक है। 1995 में ही भारत इनका सदस्य बन गया था। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? बताएगा। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो शनि को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, मंगल को। बताएंगे तो नीला ग्रह किसको कहते हैं? देखो मंगल को तो लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल दिखता है, तो इसको लाल ग्रह कहते हैं। ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं? तो आंसर कर देंगे पृथ्वी को। क्यों? क्योंकि आपको पता है 2/3 हिस्से पर क्या है? तो जल ही जल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से इसको नीला ग्रह कहते हैं। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन हो रहा था? अगर हम लोग बात करें तो बिरसा मुंडा जो विद्रोह है, ठीक है, बिरसा मुंडा जो विद्रोह है, इसी बिरसा मुंडा विद्रोह को अगर हम लोग बात करेंगे तो उलूगलान विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो इसी बिरसा मुंडा विद्रोह को उलूगलान विद्रोह भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? क्या आंसर कर दीजिएगा? पंजाब में, तराई में, छोटा नागपुर में या फिर मणिपुर में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी छोटा नागपुर का जो पठार जो झारखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये उलूगलान विद्रोह या फिर कहेंगे बिरसा मुंडा विद्रोह जो है ये चल रहा था। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चल रहा था? बताइएगा। तो वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चल रहा था? चलिए जल्दी से बताएंगे। 24वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? वाइकोम सत्याग्रह ये कहाँ पर चल रहा था? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में। चलिए इस प्रश्न का सभी मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए केरल में, ठीक है। कहाँ पर? तो केरल में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो गांधी जी जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे उस बहिष्कार किए जाने का लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन या फिर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो 25वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? तो गांधी जी की विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के जो बहिष्कार कर रहे थे उस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। जब कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? लोग अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे और उससे क्या होगा? उससे भारत की जो इकोनॉमी है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो क्या होगी? वो मजबूत होगी। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? 26वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या आ जाएगा? तो आंसर कर देंगे कोच्चि शिपयार्ड, ठीक है। क्या आ जाएगा? तो कोच्चि शिपयार्ड ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन के संबंधों में नरमी लाई थी? वास्तविक नियंत्रण रेखा का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और ये LAC जो है ये किसके किसके बीच में है? तो ये भारत और चीन के बीच में, ठीक है। किसके? LAC अगर हम लोग बात करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है तो ये किसके बीच में है? तो ये भारत और चीन के बीच में। तो किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन के संबंधों में नरमी लाई थी? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा PV नरसिम्हा राव हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? तो PV नरसिम्हा राव हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? बताइएगा क्या हो जाएगा? विद्युत होगा, औषधि होगा, चावल होगा, दिया सलाई होगा। तो कौन सी वस्तु है जिसकी मांग जो है वो लोचदार है? विद्युत है, औषधि है, चावल है, दिया सलाई की डिबिया है। क्या आंसर हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हम लोग बात करें किस वस्तु की मांग लोचदार है, क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर क्या कर देंगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, चावल है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों के द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ, जो गोताखोर हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में अगर हम लोग बात करेंगे तो श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? बताइएगा। नियॉन होगा, आर्गन होगा, क्रिप्टॉन होगा, हीलियम होगा। चलिए 29वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों के द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हीलियम गैस जो होती है वो हल्की होती है। ठीक है, क्या होती है? हल्की होती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर करेंगे। वायुयान का आविष्कार किसने किया? चलिए जल्दी से बताएगा। ऑर्विले राइट एंड बिलियर राइट्स, सर फ्रैंक विटले, माइकल फेराडे या फिर क्रिश्चियन ह्यूजेंस। क्या हो जाएगा? तो वायुयान का आविष्कार किसने किया? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? तो आपने नाम सुना होगा राइट ब्रदर्स का। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। वायुयान का आविष्कार किसने किया? तो राइट ब्रदर्स ने। तो राइट ब्रदर्स कौन है? तो ये हैं ऑर्विले राइट और विलिबर राइट। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो ऑर्विले राइट और विलिबर राइट। तो राइट ब्रदर्स जो है, राइट बंधुओं ने क्या किया? तो वायुयान का आविष्कार किया। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर देंगे। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। द्रव चालित मशीनें जो हैं तो ये किस सिद्धांत पर काम करती हैं? न्यूटन सिद्धांत पर, जूल के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर या फिर प्लवन के सिद्धांत पर? बताएंगे क्या आ जाएगा? तो द्रव चालित मशीनें जो हैं तो ये किस सिद्धांत पर काम करती हैं? न्यूटन के सिद्धांत, जूल के सिद्धांत, पास्कल के सिद्धांत, प्लवन के सिद्धांत। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, पास्कल के सिद्धांत पर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपातकाल लागू किया था? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो भारत में किस वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपातकाल लागू था? बताइएगा क्या हो जाएगा? देखो भारत में 3 बार आपातकाल लगा है। एक लगा है 1962 में। 1962 में जब आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तब भारत और चीन युद्ध हो रहा था। इसके बाद दूसरी बार जब आपातकाल लगा तो वो हुआ 1965 में, जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, तब दूसरी बार आपातकाल लगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरी बार जो आपातकाल लगेगा वो लगेगा 1975 में, इंदिरा गांधी जी के समय में, आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य का नाम बदला गया है? तो बताइएगा क्या आ जाएगा? झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है या फिर आंध्र प्रदेश है? तो बताएंगे क्या आ जाएगा? तो किस राज्य का नाम में जो है बदलाव किया गया? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या आ जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर, ये प्रश्न जो है इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कई सारे राज्य हैं जिनके नाम में बदलाव किए गए। ठीक है, जैसे एक तो उड़ीसा ही है। ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? ओडिशा कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ओडिशा कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के नाम को लेकर के भी अभी क्या हो रहा है? चर्चा चल रही है। ठीक है, चलिए अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? तो बताइएगा। तो अगर हम लोग अमीर खुसरो की बात करेंगे तो इनको तूतीए हिंद कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो इनको तूतीए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो की बात करेंगे तो इनको तूतीए हिंद कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। साथ ही साथ इनको याद रखना है तो इनको जो है सितार और तबला की खोज का श्रेय जाता है। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो सितार और तबला की खोज का श्रेय जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो इनको कव्वाली की जो है शुरुआत का श्रेय भी जाता है और खड़ी बोली की शुरुआत का श्रेय भी जाता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का शुरुआत का श्रेय भी जाता है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म एटा पटियाली में। ठीक है, कहाँ पर? तो एटा जिला पटियाली में याद रखेंगे इनका जन्म हुआ। ठीक है, अमीर खुसरो का। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने किसके समय में भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, नासरुद्दीन महमूद तुगलक। क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो तैमूर लंग है तो यह आक्रमण कब कर रहा है? तो यह आक्रमण करेगा 1398 में। ठीक है, कब करेगा? तो 1398 में अगर हम लोग बात करेंगे तो तैमूर लंग आक्रमण कर रहा है। और इस दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में तुगलक वंश का शासन है। ठीक है, कौन से? तो अगर हम लोग बात करेंगे तैमूर लंग का जब आक्रमण हो रहा है इस समय भारत में तुगलक वंश का शासन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कौन सा राजा है? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, नासरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो नासरुद्दीन महमूद तुगलक जो है वो इस समय राजा है। ठीक है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें,
चलिए बताइएगा, तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में, अगर हम लोग बात करेंगे तो अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? अर्धमागधी होगा, सौरसेनी होगा, मागधी होगा या फिर अंगिका हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 36वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाए तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के लिए मागधी प्राकृत का इस्तेमाल किया। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रेशा फसलें इनमें से कौन सी होती है? बताइएगा क्या आ जाएगा। रेशा फसलें कौन सी हैं? तो जूट है, गन्ना है, अलसी है, कपास है, मक्का है, तंबाकू है। कपास है, सन है, जूट है या फिर सन है, कपास है, मक्का। तो रेशा फसलें आप लोगों को बताना है। बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सी रेशा फसलें, क्या आंसर करिएगा तो ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे। कपास है, सन है और जूट है, तो ये क्या है तो ये रेशा फसलें। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीनतम भाषाएं घोषित की गई? बताइएगा क्या आ जाएगा तो कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिनको प्राचीनतम भाषा घोषित किया गया है? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। कन्नड़ और तेलुगु है, तमिल और मलयालम है, तमिल और मराठी है या फिर बंगला एवं उर्दू है। तो कौन सी भाषाएं जिनको हाल ही में सबसे प्राचीनतम भाषाएं घोषित किया गया, क्या आंसर कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या एक, कन्नड़ और तेलुगु है। ठीक है, कौन सी तो कन्नड़ भाषा और तेलुगु भाषा को अभी क्या किया गया, सबसे प्राचीन भाषाएं घोषित किया गया। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक है, स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है या फिर बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो आसान सा प्रश्न हो जाएगा, आप सभी को पता है कि भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का सेंट्रल बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है कौन सा? रिजर्व बैंक है। ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक डाकघर आपको किस देश में देखने को मिलेंगे? भारत में, जापान में, चीन में या फिर फ्रांस में? बताइएगा क्या जाएगा तो सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस, सबसे ज़्यादा डाकघर जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो आंसर कर दोगे भारत में। ठीक है, कहाँ पर? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उर्दू किस भाषा का शब्द है? बताइएगा तुर्की है, फारसी है, अरबी है, फिर संस्कृत है। तो उर्दू किस भाषा का शब्द है? चलिए 41वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा उर्दू किस भाषा का शब्द है? क्या हो जाएगा तुर्की हो जाएगा, फारसी हो जाएगा, अरबी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। क्या आंसर कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सी? तो तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइएगा। अवमूल्यन का अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना, स्वदेशी मुद्रा के बदले में नई मुद्रा जारी करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा अवमूल्यन का, अगर हम लोग बात करेंगे तो अवमूल्यन का अर्थ क्या हो जाता है? क्या आंसर करोगे तो अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में क्या करना, कमी करना, घटोतरी करना। जरा आप लोग मुझे बताइएगा भारत में अभी तक कितनी बार क्या 3 बार मुद्रा अवमूल्यन हुआ है? ठीक है, क्या हुआ है तो भारत में अगर बात करेंगे तो 3 बार अभी तक अवमूल्यन हुआ है। आप लोग जरा वर्ष का नाम बताइएगा कि कौन कौन से वर्ष में अवमूल्यन हुआ है। जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत में 3 बार अवमूल्यन हुआ है और कब कब हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृति के, पर्यटन के, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के या फिर मानव संसाधन विकास के। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृति के, पर्यटन के, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के या फिर मानव संसाधन विकास। क्या हो जाएगा तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या हो जाएगा तो अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, संस्कृति मंत्रालय। कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित? बताएगा तो कार्बेट नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, फिर इसका नाम बदल करके क्या हो गया? फिर इसका नाम बदल करके जिम कार्बेट हो गया और फिर इसका नाम बदल करके क्या हो गया? अभी इसका वर्तमान नाम जो है वो राम गंगा है। ठीक है, क्या है तो राम गंगा नेशनल पार्क है और ये भारत में पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में। ठीक है, ये भारत में क्या है तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पर है? क्या आंसर कर देंगे तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, नैनीताल में। ठीक है, कहाँ पर? तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या जाएगा तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, नैनीताल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है? बताइएगा। तो कौन सा मुगल सम्राट है जो हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जिसको प्राप्त है? क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा तो बाबर है, अकबर है, जहांगीर है या फिर शाहजहां है। क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर कर दोगे जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा तो सी आंसर कर देंगे, जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे मोनोपोली एकाधिकार का उदाहरण कौन सा है? बताइएगा क्या हो जाएगा? स्पिक हो जाएगा, भारतीय रेलवे हो जाएगा, HMT हो जाएगा या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो जाएगा।
बताइएगा। तो इनमें से कौन सा एकाधिकार का एक उदाहरण है? स्पिक है, भारतीय रेलवे, एचएमटी है, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है? क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, भारतीय रेलवे एकाधिकार का उदाहरण। आपको पता है जो रेलवे है ये संघ सूची का विषय है, और इस पर क्या होगा, इस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, केंद्र सरकार का अपना एकाधिकार है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी आंसर कर दोगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? क्या हो जाएगा? तो रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना हो रही है 1897 में, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो रही है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन कर रहा है? स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है, महादेव गोविंद रानडे, या फिर केशव चंद्र सेन। तो क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या आपके हो जाएंगे ए, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, कौन है? तो आंसर कर देंगे स्वामी विवेकानंद। काली मुद्रा अगर हम लोग बात करेंगे तो काली मुद्रा जो है, ब्लैक मनी जिसको आप लोग कहते हैं ना, मोदी जी कह रहे थे काला धन लेकर के आएंगे, तो काली मुद्रा जो है, ब्लैक मनी जो है, तो ये इसकी परिभाषा क्या है बताइएगा? तो ये गैर कानूनी आय है, यह बिना बताई गई और छिपाई गई आय है, यह ऐसी आय है जिसका कोई औचित्य नहीं है, यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। मोदी जी कह रहे थे ना हम काला धन लेकर के आएंगे, ब्लैक मनी, तो बताइएगा तो ब्लैक मनी, काली मुद्रा की सामान्य परिभाषा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर दिएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। यह एक ऐसी मुद्रा है जिस पर क्या है, जिस पर टैक्स नहीं लगा है, जिसको टैक्स से बचाने के लिए क्या किया गया है, तो छिपाया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी आंसर कर देंगे। वेदों की बात करेंगे तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? बताइएगा क्या हो जाएगा? 49वें प्रश्न का आंसर करेंगे। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों के द्वारा की गई, या फिर इनमें से कोई नहीं। 49वें प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। किसके द्वारा? तो देवताओं के द्वारा की गई। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला जो आखिरी प्रश्न है आज के समय का, आज के सेशन का, पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? लेबनान में, अफगानिस्तान में, भारत में, या फिर दक्षिण कोरिया में? बताएंगे क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें पंजशीर घाटी कहाँ पर है, तो लेबनान में, अफगानिस्तान में, भारत में, या फिर दक्षिण कोरिया में? पंजशीर घाटी क्या आंसर कर देगा? तो ऑप्शन संख्या कर देंगे बी। ठीक है, कहाँ पर? तो अफगानिस्तान में। ठीक है, पंजशीर घाटी। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आप लोगों से निवेदन करूंगा कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। साथ ही साथ आप मेरे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, PDF और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।